देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, हर सरकारी कर्मचारी की और बढ़ने वाली है भूमिका। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्र परिषद की 31वीं बैठक आज अमृतसर में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में लिया हिस्सा। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन यात्रा करनाल में हुई संपन्न। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हुक्के पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करनाल में किसानों के साथ संवाद करके सुनी उनकी समस्याएं। किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए किया जागरूक। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त भर्तियों के लगभग 51,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। इन रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में बेटियों को नियुक्ति पत्र मिलने पर उन्होंने नारी शक्ति का भी जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत की बेटियां स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक नए कीर्तिमान बना रही हैं। नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। साथ ही पीएम ने कहा, पिछले 9 वर्षों में इनोवेटिव तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से भ्रष्टाचार घटा है और सुविधाएं बढ़ी हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इस अवधि में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से नागरिक प्रथम की भावना से काम करने का आह्वान किया। पीएम ने सभी से अपने कार्यक्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियां नई मानसिकता, निगरानी, मिशन मोड, कार्यान्वयन और जन भागीदारी पर आधारित है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं और साथ ही साथ स्वरोजगार के लिए भी जहां एक और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया बहुत सफल साबित हुए,
केवल मुद्रा में ही 34 करोड़ लोन दिए गए, जो लाखों करोड़ रुपए के ऋण बगैर किसी गारंटी के दिए गए और वहां पर भी करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान ने विभिन्न विभागों में नौकरी पाने वाले प्रदेश के 218 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक देश में 6 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को देने का काम किया है और दिसंबर-जनवरी माह तक 4 लाख और सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। सरकार ने युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। एनआईटी के निदेशक डॉक्टर बी रमन्ना रेड्डी ने कहा कि हमें खुशी है कि इस रोजगार मेले में हमारे संस्थान के भी कुछ लोगों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। अक्टूबर से अब तक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और मुझे लगता है कि करीब 4 लाख कहीं ना कहीं पाइपलाइन में। दिसंबर जनवरी तक केंद्र सरकार के द्वारा जो एक लक्ष्य रखा गया था कि 10 लाख जो पद रिक्त हैं केंद्र सरकार में, उन सब पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी। और शायद ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय में कोई पद खाली नहीं रहेगा। अभी बताया गया है कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 6 लाख नौकरियाँ दी गई और 9 लाख ऑलरेडी इस सरकार के द्वारा दी जा चुकी हैं और मुझे लगता है 4 लाख आगे तो 13 लाख हो जाएंगी। भी बहुत अच्छी तरह से इसमें शामिल हुए और आगे भी शामिल होते रहेंगे और ये अच्छा प्रयास है कि पूरे देश में 10 लाख नौकरियां जो देने का वचन जो दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, वो मेरे ख्याल में संपूर्ण रूप से सफल होगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। किया गया है, ये सराहनीय है और नए चयनित सभी उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा। बहुत अच्छा है मोदी जी का ये जो प्रयास है कि रोजगार मेले में सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठा करके और उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ में मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन दिया जा रहा है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज अमृतसर में उत्तरी क्षेत्र परिषद की 31वीं बैठक हुई। उत्तरी क्षेत्र परिषद में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक का आयोजन गृह मंत्री के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा पंजाब सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्रियों सहित केंद्र शासित प्रदेशों से उपराज्यपाल या प्रशासकों ने भाग लिया। इसके अलावा सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अमृतसर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बैठक के दौरान उत्तरी क्षेत्र परिषद के तहत आने वाले राज्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें अंतर्राज्यीय सुरक्षा, पंजाब यूनिवर्सिटी, SYL इत्यादि मुद्दे शामिल हैं। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के अंतर्गत 1 सितंबर से शुरू हुई राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन यात्रा कर्ण नगरी करनाल में कल संपन्न हुई। समापन समारोह में शामिल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी होटलों, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उन्होंने ये घोषणा की कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और व्यक्तियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने वाला कोई भी लाइसेंस प्राप्त बिल्डर संपत्ति रजिस्ट्री के साथ संपत्ति के मालिक को 1 साइकिल उपहार में देगा। उन्होंने यात्रा में भाग लेने वाले युवाओं का भी आभार व्यक्त किया और नशे की लत से निपटने के उनके प्रयासों की सराहना की। व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं, अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और मैं आज घोषणा करता हूं कि हां, इन नशे वाले जितने भी व्यावसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। जो HSVP डिपार्टमेंट है वो मकान बना के बेचता है, तो घोषणा करता हूं कि चाहे HSVP डिपार्टमेंट हो और चाहे कोई बिल्डर लाइसेंस लेके मकान बनाता है और वो मकान बेचता है,
मकान बेचेगा, पैसे लेगा, सब करेंगे, लेकिन साथ में मकान की रजिस्ट्री के साथ उस घर के लिए एक साइकिल भेंट करेंगे। ये भी एक योजना में बता रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइक्लोथॉन ने लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य किया है। सीएम ने कहा कि नशे की तस्करों पर राज्यव्यापी डेटा एकत्र करने के लिए प्रयास नामक एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। वहीं नशीली दवाओं के व्यापार संबंधित आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए हॉक नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे की बुराई से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अंतर राज्य ड्रग सचिवालय की स्थापना, नशा मुक्ति केंद्र खोलना और उपचार व परामर्श सुविधाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और 90508 91508 डायल करके पुलिस को नशीली दवाओं की बिक्री और खरीद के उपभोग के बारे में सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। कार्यक्रम तो अभिन्न चलाना पड़ेगा, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से अपना लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये ठीक है कि यात्रा में 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल करके लाखों लोगों ने भागीदारी की, लेकिन समस्या का जो स्वरूप है, इसमें जन जागरण का ये अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना भी पड़ेगा, ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आकर के और पुनर्स्थापित हो जाए। मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन के दौरान 25 दिनों तक अथक प्रयास करने वाले पुलिस कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए घोषणा की कि सभी 250 प्रतिभागी कर्मियों को डीजीपी हरियाणा से क्लास 1 प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने इन पुलिस कर्मियों के लिए 5 दिन की छुट्टी की भी घोषणा की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज करनाल के कलवेड़ी गांव में आयोजित किसान संगोष्ठी के दौरान किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने खेतों में जाकर धान की सीधी बिजाई की तकनीक का अवलोकन किया। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और एक निजी कंपनी के सहयोग से यहां धान की सीधी बिजाई का प्रदर्शन प्लांट लगाया गया है, जो किसानों के लिए एक मॉडल है। राज्यपाल ने कहा कि धान की सीधी बिजाई की तकनीक किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे खेती में लागत कम आएगी और साथ पानी की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग अपनाने की बात कही है। और प्रगतिशील किसानों की साया में आ रही समस्याओं को समाधान देने के लिए एक नई जो है तकनीकी के साथ आगे आए और इस जो है तकनीकी के बारे में मुझे बताया गया है। इससे जो है बकेनी रोग से लेकर श्रम की कमी तक इसकी जो है लाभ होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए, उनकी आय को दोगुना बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए जो है प्रयासों को शुरुआत करने के लिए कहा। उसमें ये एक जो है ये हमारा जो हर्बिसाइड टॉलरेंट डायरेक्ट बोए, ये जो है काफ़ी नया तकनीकी की उधार करती है। कृषि अनुसंधान परिषद के जेनेटिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्णन ने कहा कि किसानों तक धान की उन्नत तकनीक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया है। सीधी बिजाई में खरपतवार एक बड़ी समस्या है और इसके लिए हम एक नई तकनीक लेकर आए हैं, जिसका धान पर स्प्रे करने से यह समस्या समाप्त हो जाती है और फसल पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि धान की सीधी बिजाई में मजदूरी भी कम लगती है। खरपतवार होते हैं, उसका अगर टाइम पे नियंत्रण नहीं करते हैं तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है धान की फसल में। इसके लिए हमने एक टेक्नोलॉजी लेके आया जिसमें से खरपतवार नाशी जो स्प्रे करते हैं उसको धान जो है टॉलरेट कर लेंगे और वो धान का नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसमें जितने भी खरपतवार है
वो सब मर जाते हैं। DSR की बिजाई से जो डायरेक्ट सेविंग, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो फार्मर को जो लेबर वाली समस्या है उससे छुटकारा मिलता है, और दूसरा क्या है, इससे पैदावार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। कंपनी की एक अधिकारी ने कहा कि वे कृषि विभाग करनाल के सहयोग से 2 वर्ष से धान की पराली से क्रॉकरी बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। सर के साथ हम CRM पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2 साल से। IEC अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम लोग कुछ मर्चेंडाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स को, जिसमें से एक है ये कप जो क्रॉप रेजिड्यू से बना है। इस पे हमने ये भी बताया कि हर फार्मर पराली ना जलाने का संकल्प करेंगे। किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है, DSR विधि। DSR विधि एक ऐसी विधि है जिसका किसान को बहुत ज़्यादा लाभ है। एक तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत है, और सरकार पर एकड़ पर 4000 रुपये सब्सिडी देती है इसको लगाने के लिए। दिल्ली में कल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तकों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और प्रसिद्ध पत्रकार राम बहादुर राय उपस्थित रहे। सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनवाते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गरीबी हटाने का वास्तविक काम मोदी सरकार में हुआ है। उन्होंने अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना में हुए सुधारों का जिक्र किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को भी सम्मानित किया। पार्टी को इस दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन जब जब हमें मौका मिला सत्ता में आने का, चाहे अटल जी के समय के निर्णय हो, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए या गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए, या मिड डे मील की योजनाओं से लेकर अन्य कार्यक्रम, ये बहुत सारी उपलब्धियां अटल जी के समय की हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी थी जो 60 वर्षों तक कहते रही गरीबी हटाओ, गरीब हटा नहीं। सही मायने में 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश ने स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ते हुए एक और बड़ी पहल की है। हाइड्रोजन से चलने वाली बस की आज से शुरुआत हुई है। भारत लगातार गैर जीवाश्म ईंधन की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है और हरित ऊर्जा के तमाम साधनों पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी पहले ही हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुके हैं और ये उस दिशा में आगे बढ़ते हुए एक और कदम है। ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली NCR में जल्द ही 15 और फ्यूल सेल बसें चलाई जाएंगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है जो भारत को अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य को हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है। 15 बसेस ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेंगी 2023 before the calendar year ends. So this is a public commitment which is being made. This is the start of a journey which will ultimately culminate in totally green transportation. हाइड्रोजन से चलने वाली ये बसें एक बार में करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा सफर कर पाएंगी। पारंपरिक IC इंजनों की तापीय क्षमता 25% की तुलना में ईंधन सेल की विद्युत क्षमता 55 से 60% है। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इन बसों में 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति लीटर डीजल बसों की तुलना में 12 किलोमीटर प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन की उच्च ईंधन अर्थव्यवस्था होगी। CNG के साथ बनती है वो आ रही है। You know, the narrative keeps changing in the world. Many people turn around saying, hey, gas is not clear. No, we have to transition. Here energy demand will grow at a rate much faster than global demand. ग्रीन हाइड्रोजन बस एक शून्य उत्सर्जन वाहन है जो बस को चलाने के लिए बिजली का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का इस्तेमाल करता है, जिसमें सिर्फ पानी का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन सेल के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया एनोड पर फ्यूल और कैथोड पर हवा से ऑक्सीजन को पानी में बदलती है और इलेक्ट्रॉन के रूप में विद्युत ऊर्जा पैदा करती है।
बैटरी वाहनों की तुलना में फ्यूल सेल वाहनों में लंबी दूरी और कम ईंधन भरने की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण साल बर्बाद कर दिए। पीएम ने कहा कि राज्य के कोने कोने में आयोजित परिवर्तन यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला, जो बताता है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। पेपर लीक होते हैं, वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसंघ के संस्थापक और अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के सामने बने पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे हमेशा एक बात का गर्व होता है कि जिस दिन दयाल जी के विचारों को लेकर हम जी रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व हैं। उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनका जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ था। मेरा जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ रहा। सुबह उस पवित्र स्थान पर से मैं आज यहां सीधा एयरपोर्ट से आपके बीच आया हूं और ये शाम मुझे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है। और कितना अद्भुत सुखद संयोग हम देख रहे हैं। एक और ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क है और सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक थे और नेतृत्व की क्षमता रखते थे। ऐसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी थे। बहुत कम होता है कि कोई ऐसा नेता हो जिसमें नेतृत्व के हर गुण हो। दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे नेता थे जो विचारक भी थे, जिनमें नेतृत्व की क्षमता भी थी और वो संगठनकर्ता भी थे, यानी 3 in 1। वह विचारक भी थे, वो संगठक भी थे और नेतृत्व करने की भी ताकत वो रखते थे। ऐसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित हुए नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर प्रदेश की महिलाओं में खुशी का माहौल है। इस कड़ी में फरीदाबाद में आज महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की आयोजक विधायक सीमा त्रिखा ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वे किसी भी क्षेत्र में बखूबी काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब से देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली है, तब से वे महिलाओं और बेटियों के लिए अनेक योजनाएं लागू हुई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की पूर्व प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए बिल के तहत जितने भी महिलाएं राजनीतिक के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, देश का उतना ही विकास होगा
और राज्यसभा और लोकसभा में ये महिलाएं अपने क्षेत्र की समस्याओं को बखूबी उठा पाएंगी। जब से मोदी जी के हाथ में बागडोर आई देश की, तब से देश का अभावग्रस्त व्यक्ति, मजदूर, किसान, हमारे गांव के जितने निवासी हैं वो, और मैं साथ साथ ये शब्द भी बोलूंगी, बहनों के लिए बहुत उन्होंने योजनाएं दी और उसका नतीजा क्या आज वो 33% रिजर्वेशन तक उसे पूरा करने में पहुंचे। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। देखिए, महिलाओं को आगे बढ़ने से जो है, जब पढ़ी लिखी महिला होती है समाज में तो उसका परिवार और उसके 2 परिवार आगे बढ़ते हैं। तो जब वो राजनीति में भी आ जाएगी, अपने क्षेत्र की बातें वो समझ पाएगी, उससे लोग मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, उन बातों को वो लोकसभा राज्यसभा में रखेगी या पंचायत से लेके आगे डिस्कस करेगी, तो नेचुरली एक जो है देश का विकास ही तो होने वाला है इसके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिला का जो ये बिल आया है, जितनी % महिलाएं आगे जाएंगी उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। वहीं भाजपा की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि इस बिल से देश की राजनीति में अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। आगे आने का मौका मिलेगा। इस आरक्षण से महिलाएं जागरूक होंगी और वो काफ़ी आगे बढ़ पाएंगी। मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है उससे हमारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। पर मोदी जी ने ये आरक्षण बिल पास कराकर राजनीति के अंदर महिलाओं का स्थान बना दिया है और यहाँ पर अब महिला ज़्यादा संख्या में बैठेंगी। महिलाओं के पास ज़्यादा बुद्धि है, ज़्यादा दिमाग है, काम करने की कैपेबिलिटी है, ऑलराउंडर हैं महिलाएं और महिलाएं सब काम संभाल सकती हैं। महिलाएं जाके अब हाउस में भी बैठेंगी। बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस साल प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान की अनुभूति हो रही है कि वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्यासा, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, साहिब, बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी और कई अन्य हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, वहीदा रहमान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं का एक सच्चा सम्मान है। उन्होंने फिल्मों के बाद अपना जीवन परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। पीएम विश्वकर्मा योजना का फतेहाबाद के छोटे कारीगरों ने वरदान साबित हो रहा है। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए कम ब्याज पर मिलने से वे अपने कार्य आसानी से आगे बढ़ा पाएंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा कामगारों को प्रशिक्षण करवाना भी सराहनीय कदम है। उन्हें औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये देना वास्तव में उनका हौसला बढ़ाने वाला काम है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि अब हम भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा की ओर लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया चलाई है गरीब के लिए, फायदा ही है। जो गरीब जात में ये स्कीम टोरी है, फायदा ही है। जो सरकार ने योजना चलाई है ना, ये विश्वकर्मा योजना, तो बहुत बढ़िया योजना है ये सर 15,000 तक तो कह रहे भी टूल फ्री देंगे आपको। उसके बाद 2 लाख का आपको लोन देंगे जी। इसकी दर कम होगी जी, ब्याज कम होगा उसका। इसमें बहुत फायदा है जी। बहुत खुशी की लहर है, खासकर मिस्त्रियों के अंदर जो मजदूर है ना, उनके अंदर बहुत खुशी है कि सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है जी। दुकानदारों के लिए 3 लाख रुपए ब्याज पे बिना ब्याज के मिलते हैं जी। और जो नई लड़कियां काम सीखती हैं उनको 500 रुपये मंथली मिलेंगे जी। ये बहुत बढ़िया लाइन है। ये सामान अच्छी ठीक है जी, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। इससे जी पैसे आएगा तो 3 लाख का कोई भी सामान गिर के काम कर सकते हैं आगे, बढ़िया और काम बढ़ेगा। नई लड़कियां उनको मंथली मिलेगी तो बढ़िया, आगे वो भी करने की कोशिश बढ़िया करेंगे। बहुत बढ़िया स्कीम चला रखी है सरकार ने। साढ़े गरीबों का भाई पेट भरिया जाना है, बहुत बढ़िया है। ये फायदा इन्ना ही दे रही है भाई, गरीब बंदे है भाई, आप कोई हथौड़ी नाल चलाई जाती ने काम आपका वो नहीं चलता है तो फिर सरकार देती है कि भाई बिना ब्याज तो पैसे देती है। ये बहुत बढ़िया कर रही है।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।